के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। विनय गोयल बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले नवीन जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लग रहा है आपको, जहां उपचुनाव सरकार की अग्नि परीक्षा मानी जाती है, तो क्या लग रहा है सरकार इस अग्नि परीक्षा में सफल होगी या फिर आप लोग बाजी मार जाएंगे? देखिए, पिछले 4 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर जो काम हुआ वो पूरी प्रदेश की जनता जानती है। इस पिछले 4 सालों में जुमलेबाजी करी, यहाँ पे हम रोजगार देंगे, यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देंगे, काला धन वापस लाएंगे और यहाँ पे भ्रष्टाचार को हम लोग मिटाएंगे। दुनिया भर के इन्होंने मुद्दे जनता के सामने किए, लेकिन क्या हुआ, पिछले 4 साल में कोई भी मुद्दे पे खरा नहीं उतर पाए। आज जो उपचुनाव है ये यहाँ का तट विधानसभा का, तो हमारी गंगा पंचोली जी सबसे अच्छी कैंडिडेट वहाँ क्षेत्र की है, क्योंकि पिछले 4 सालों के अंदर उन्होंने सत्ता में न रहने के बावजूद भी उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के लिए निरंतर संघर्ष किया वहाँ पे, और वहाँ की जनता भली भांति जान चुकी है अगर क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्षेत्र का विकास कर सकती है। इसलिए गंगा पंचोली जी इस उपचुनाव में सिर्फ जीतेंगे नहीं, एक ऐतिहासिक जीत वो उस क्षेत्र से हासिल करेंगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। और हमारे कांग्रेस के सभी साथी दृढ़ निश्चितता के साथ वहाँ पे क्षेत्र पे लगे हुए हैं। अभी हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी का भी कार्यक्रम लग रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज स्वयं वहाँ पे नामांकन में उपस्थित है। हमारे कांग्रेस के सभी लोग रहेंगे और जो क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है जिनके लिए संघर्ष करते हैं, जो इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का जो इन्होंने काम किया है, ये आदरणीय जीना जी को मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। उन्होंने वो वहाँ से विधायक रहे, लेकिन आज वहाँ की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। उस क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हो पाया। सारे लोग विकास को देख रहे हैं, दूर दूर तक विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमारे कांग्रेस विनय गोयल जी, दूर दूर तक विकास दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि नवीन जोशी जी ने कहा। और आप इस उपचुनाव को कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा मान रहे हैं, कितनी तैयारी है आप लोगों की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नवीन जोशी जी को कहीं विकास दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे रंग का चश्मा पहन रखा है कि जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा विनय जी, आपने देखा होगा पिछले 4 साल के अंदर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का विकास हुआ। आपने सिर्फ मुख्यमंत्री आपने बदलने का आपने काम किया। अगर आप प्रदेश के अंदर कोई विकास हो रहा होता तो आप बताइए कि आपने मुख्यमंत्री क्यों चेंज किया। आपको वक्त दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। विनय जी को अपनी बात रखने आपने मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित आपने चेंज कर दिया वहाँ पे। नवीन जी सुन लीजिए। हाँ, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। ठीक है, विनय जी बोलिए। थोड़ा डिबेट का सलीका भी सीखिए। काम कर रहे हैं तो आप बताइए ना। मैं देखिए यही देखिए नवीन जी चर्चा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। देखिए, आपको समय दिया गया, आपने अपनी बात रखी, उन्हें भी तो अपना मौका दीजिए बात रखने के लिए। जी हाँ, तो ये देखिए किस प्रकार से बौखलाहट इनकी साफ दिखाई दे रही है। इन्हें विकास दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है, 4 धाम के लिए ऑल वेदर रोड बन रही है। जब हम ऑल वेदर रोड की बात करते थे तो उसका भी ये मखौल उड़ाते थे। जिस प्रकार से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, ये हमारे पर्वतवासियों का सपना हुआ करता था कि पहाड़ में रेल जाए, लेकिन ये सब कुछ इन्हें दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड के प्रत्येक निवासी को 5 लाख रुपए का, केवल उत्तराखंड के वासी को मैं बता रहा हूँ, नवीन जी नोट कर लीजिए कि प्रत्येक उत्तराखंड वासी को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य का इलाज मिल रहा है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, और जो आयुष्मान में सिलेक्टेड है। और इतना ही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो प्रदेश के अंदर जब कोरोना हो गया तो उनको इलाज नहीं मिल पाया। प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है, जब मुख्यमंत्री जी को कोरोना प्रदेश के अंदर हो गया तो उनको अपना उपचार कराने के लिए दिल्ली क्यों जाना पड़ा? उनको अपना उपचार अगर स्वास्थ्य उत्तराखंड की अच्छी होती तो आप बताइए कि यहाँ मुख्यमंत्री जी को दिल्ली क्यों जाना पड़ा? विनय जी की बात पूरी होने दीजिए, आपके पास लौट रहा है जी। सीखिए, आप उभरते हुए नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, थोड़ा सा सलीका सीखिए जी। पार्टी ने विकास के काम किए हैं और पूरे को दिखाई दे रहा है। हमारा देश एक ताकत के रूप में उभर के पूरे दुनिया के सामने आया है। आज हमारे देश पार्टी की तरफ से तैयारी कितनी है वो बताइए, कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर? हमारी पूरी तैयारी है। और देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हमारे अभी साथी बता रहे थे कि साहब मामूली अंतर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार भी हमें 50% से अधिक वोट मिले थे और इस बार भी हम एक रिकॉर्ड लीड से हम जीतने वाले हैं। और जिस प्रकार से जनता वहाँ की बहुत समझदार है। 50% वोट कैसे मिले विनय जी? आप देख लीजिए,
रिकॉर्ड उठा के देख विनय लीजिए। जी थोड़ी स्टडी करके आइए। मैं आपको बता रहा हूँ 2094 वोटों से हारी थी गंगा पंचोली। अरे आप परसेंटेज देखिए, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, परसेंटेज देख लीजिए आप। आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं प्रदेश। मैं आपको बता रहा हूँ कितने वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं उसके आधार पर, और जो काम स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी ने शुरू किए उनको पूरा करने के लिए किसी अवरोधक, इसीलिए आप लोगों ने सहानुभूति का कार्ड खेला है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे विनय जी। जनता है जी, ठीक है नवीन जी, जो उनके कामों को पूरा कर सके, ना कि उसमें बाधा खड़ी करे। जी ठीक है, आपकी तैयारी पूरी है, आपने पूरी तैयारी कर ली है, आपने विकास की गंगा बहा दी है उत्तराखंड में। अब ये देखें, ठीक है विनय जी लौटेंगे आपके पास। नवीन जी ये जवाब दीजिए, क्या वाकई में विकास की गंगा बह रही है जिसका जनता उम्मीद कर रही थी, या जनता जवाब देगी इस उपचुनाव के जरिए? देखिए, अगर लालटेन लेके ही अगर हम घूमे, विकास दूर दूर तक कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर विकास प्रदेश, वो तो कह रहे हैं विनय जी, तो कह रहे हैं आपके पास चश्मा ऐसा है कि उससे विकास दिखेगा ही नहीं। आएंगे विनय जी आपके तो पास। आप बताइए ना, आप ये बताइए कि भाई अगर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा था, कांग्रेस कहती है ये प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदलकर हमारे बात की पुष्टि करी। अगर ये विकास हो रहा होता तो आप बताइए ना, प्रदेश की जनता पहले दिन से पूछना चाह रही है कि आपने मुख्यमंत्री क्यों बदला। आप तो ये जवाब तो आज तक दे नहीं पा रहे। भाई आप बताइए ना, अगर अच्छा काम हो रहा था तो आप, वो तो कह रहे हैं पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जनता के साथ धोखा हो गया। आपने पिछले 4 सालों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता जागरूक है, रोल बैक करने की सरकार है, क्योंकि यहाँ का अंतिम बजट भी पास हो चुका है। तीरथ सिंह रावत जी के पास अगर 1 रुपए भी अगर लेके आना चाहे तो, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष में ये सारा पास हो चुका है, बजट पास हो चुका है, ये 1 रुपए भी स्वीकृत नहीं करा सकते। इनका कोई रोड मैप नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है। अगर उनका कोई रोड मैप नहीं है, आपका क्या रोड मैप है? अगर आप चुनाव यहाँ से जीत जाते हैं नवीन जी, नवीन जी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो बजट है, तीरथ सिंह रावत जी को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। लेकिन नवीन जी बीजेपी का कोई रोड मैप नहीं है, कांग्रेस का रोड मैप क्या है वो बता दीजिए, वो गिना दीजिए। सबसे पहले क्या करने वाले हैं रोड मैप? आप देखिए, जब पहले पूरे प्रदेश के अंदर जब पहली निर्वाचित सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी तो यहाँ पे कितने उद्योग धंधे आए। मुझे माननीय नारायण तिवारी जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया भर की इंडस्ट्री, अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, टाटा है, बजाज है, किर्बी है, हिंदुस्तान है, गोल्डन फ्लाई है, मैं सैकड़ों नाम आपको ले सकता हूँ। लेकिन आप बताइए ना, प्रदेश के अंदर आपके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर आई, आप बताइए कि आपने कितने विकास किए, आपने कितने उद्योग धंधे यहाँ प्रदेश के अंदर लगाए, कितने आपने कॉलेजेस खुलाए, कितने आपने मेडिकल जवाब ले लें नवीन जी, कितने आपने अस्पताल खुलाए। ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। बताइए विनय जी, बताइए कितने उद्योग धंधे आप लोगों ने लगवा दिए, कितनी इंडस्ट्रियल बात कर रहे थे, अब इनका इंजन आज तक ठीक है नहीं हो पाया जी। नवीन जी आप जवाब ले लेते हैं, रोड मैप इनके पास नहीं है। ठीक है विनय जी जवाब दीजिए। देखिए नवीन जी अभी तक लालटेन के युग में जी रहे हैं, इन्हें लालटेन के युग से तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर लालटेन लेके भी जाएंगे तो भी विकास नहीं दिखेगा। ये अभी लालटेन के युग में जी रहे हैं, हम एलईडी पर ले आए हैं। पूरे प्रदेश में, देश में एलईडी चमक रही है, और जिस प्रकार से ये अभी केवल लालटेन ही लेकर घूम रहे हैं। और मैं लेकिन एलईडी अभी ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंची है विनय जी, एलईडी अभी ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंची, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, वो भी गिने चुने जगहों पर। उत्तराखंड में एक भी गांव आज की तारीख में ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है, वरना कांग्रेस के राज में कितने घंटे बिजली दे रहे हैं आप? कितने घंटे बिजली दे रहे हैं विनय जी? एक भी, बिल्कुल आप बताइए ना, बिजली की तो हमारे पास इतनी उपलब्धता है, हमारे पास बिजली हर समय आती है। और वहाँ जिस प्रकार से बिजली की कांग्रेस के जमाने में स्थिति थी, कितना सुधार हुआ है। और जिस तरह से मुझे लगातार विकास से काम करते हुए पूरे देश में और दुनिया में भारत का नाम हुआ है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इनके यहाँ तो केवल यही चलता था कि तुम 30 करोड़ विकास होगा, उत्तराखंड की जनता का विकास होगा, तो फिर कांग्रेस को क्यों परेशानी होगी नवीन विनय जी? नहीं, परेशानी तो यही है ना कि हम विकास कर रहे हैं और इनकी संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। जनता इनको पूछ नहीं रही है। 11 आदमियों के पार्टी ये रह गई है, 11 में भी 11 गुट है। चले ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है विनय जी लौटेंगे आपके पास। एक बहुत गंभीर आरोप नवीन जी आप पर कि विकास की गंगा जो बह रही है वो पहले आपको दिखाई नहीं दे रही, दूसरी आप लोग का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये डर सता रहा है क्या?
देखिए, ये विकास की बात करते हैं, कम से कम ये मुझे गिनवाए तो सही, कौन सा विकास है? सिर्फ विकास 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 कहने से थोड़ा विकास हो जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान, उत्तराखंड का किसान यहाँ पे रोडों में बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। ये कह रहे कि जो हम कानून लेके आए बहुत बढ़िया कानून है। आज पूरे हमारे जो उपनल के कर्मचारी है वो सारे धरने पे बैठे हुए। आज हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी धरना में बैठे। पूरा प्रदेश धरना का पूरा प्रदेश बन चुका है, लेकिन ये उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते नहीं। इनके जो विधायक हैं वो कई तरह के मामलों में गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे रहे। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच करे और इसके खिलाफ मुकदमा कायम करे। और इनके जो सिंचाई मंत्री है वो कह रहे सूर्यधार जो झील बनी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इनके केंद्रीय मंत्री निशंक जी कह रहे हैं कि जो कुंभ में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ। ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग और आज हमें विकास की बात करते हैं। पहले आज जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार से अपने मंत्री विधायकों को तो हटाइए। प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा। दूर दूर तक अगर हम विकास की बात करें तो बिल्कुल शून्य नजर आता है। कोई दूर दूर तक विकास ठीक है नवीन जी, नहीं हुआ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। विनय जी, उपनल कर्मियों की समस्या आपके सामने है, लंबे समय से वो धरने पर बैठे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, समान वेतन समान काम की। आखिर क्या परेशानी है? समान वेतन समान काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर एक व्यक्ति, एक स्वास्थ्य कर्मी वही काम करता है तो उसे कुछ और मिलता है मेहनताना, लेकिन अगर उपनल कर्मी करता है तो उसे कुछ और मिलता है। क्या 200, 400, 600 से गुजारा होगा? देखिए, ये सारे विषय लंबे डिस्कशन के विषय हैं जो नहीं, जब हाईकोर्ट ने कह दिया, जब हाईकोर्ट ने कह दिया तो उसके बाद क्यों निकाला जा रहा है उपनल कर्मचारियों को? सभी लोग बात करके उसके ऊपर निर्णय लेंगे। विनय जी, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है उसके बाद भी क्यों निकाला जा रहा है उन्हें? नहीं, मेरा देखिए, जितने भी हमारे उपनल के कर्मचारी भाई हैं वो सब अस्थायी कर्मचारी हैं, वो कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं है। अस्थायी कर्मचारी है तो जब आपको जरूरत हुई आपने रख लिया, जब आपको जरूरत नहीं तो आपने धक्के मार के निकाल दिया। नहीं, देखिए, आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं वो अच्छी भाषा नहीं है कि धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन पूजा नहीं, तो आप देखिए ना, मैं भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देखिए ना प्रदेश में किस तरह से उपनल कर्मी बैठे हुए हैं। आप नहीं, कौन किसको धक्के मार के निकाल रहा है? कौन किसको धक्के मार के निकाल रहा है? आप उनकी मांगों को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? अगर पूजा जी, अगर आप एंकर होकर इस तरह की भाषा बोलेंगी, एक कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की भाषा बोले तो वो कर सकते हैं। क्या मैंने क्या गलत बोल दिया? विनय जी, क्या गलत बोल दिया आप बताइए। आपने कहा कि धक्के मार, मैंने तो यही आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको जरूरत हुई तो आपने रख लिया, नहीं जरूरत है तो निकाल दिया। नहीं, देखिए, जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं, संविदा के जो कर्मचारी होते हैं, अब तो हाईकोर्ट ने भी बोल दिया है, फिर क्यों निकाला जा रहा है? अभी कुंभ में अनेकों अस्थायी कर्मचारी रखे जाएंगे सफाई के लिए, क्योंकि बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ करनी है। तो सब लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सबके प्रति हमारी सहानुभूति है, सबके समस्याओं का समाधान करने का लेकिन काम नहीं करेंगे, उनकी मांगे नहीं मानेंगे। सहानुभूति से किसी का घर नहीं चलता, होते हैं, ये किसी का परिवार नहीं चलता। नहीं, लेकिन अस्थायी कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी का अंतर समझना पड़ेगा। नहीं, अंतर तो समझ में आ रहा है, लेकिन कम से कम आप जब देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति से कैसे जनता धीरे धीरे उबर रही है, जहां आपको रोजगार देने चाहिए थे आपने रोजगार नहीं दिया, अस्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति हुई, तो कम से कम उन्हें भरोसा तो दिलाइए, कम से कम वो धरना खत्म करें। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जो सरकार अपने सारे निर्णय कर रही है, सारे समाधान कर रही है, लेकिन जो चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में चुनावी वर्ष है तो बस दावे करेंगे, बातें करेंगे, समस्याओं का समाधान करा लेना चाहते हैं, वो उनका अधिकार है, वो अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है। विकास की गंगा उनके वहाँ पे बहे, वो तमाम जो समस्याएं वो दूर हो, ये जनता का अधिकार नहीं है। सबकी समस्याएं दूर करती है सरकार, और सबकी समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, और सबकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो परिस्थितियां हैं, जो सारी हमारे आवश्यकताएं हैं, और जो जिस प्रकार की जो सर्विस रूल्स हैं, उन सबका भी ध्यान करना पड़ेगा, और जिस प्रकार के जो सर्विस कोड है उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा, और जो माननीय न्यायालय के जो जिस प्रकार के आदेश होंगे उसके आधार से भी चलना पड़ेगा। तो सारे का समुच्चय बनाकर हमें उसका निराकरण करना पड़ेगा, और इसी आधार पर काम कर रहे हैं, और सरकार इसलिए निर्णय ले रही है। ठीक है विनय जी, आपके पास लौटूंगी। नवीन जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि न्यायालय में मामला चल रहा है लंबित, क्या ऐसे में
उपनल कर्मचारी जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्या वो सही है? एक तरफ रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दूसरी तरफ अस्थायी तौर पर पहले नियुक्ति होती है और फिर अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए? कि अपना घर खर्च चला सके। पूजा जी, इनका एक सिद्धांत है यूज एंड थ्रो का, यूज करो और फेंक दो उसको, क्योंकि चुनावी वर्ष है। और इन्होंने पहले भी कहा, इनके ये तो थोड़ी, इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। आप पूछिए 2 करोड़ आपने कितना रोजगार दिया देश के अंदर? आप पूछिए प्रदेश के अंदर आपने कितना रोजगार दिया? आपने कहा था हम काला धन लेके आएंगे, कहाँ है काला धन? आपने नोटबंदी कर दी, आपने जीएसटी के उसमें वो कर दिया। आप ये बताइए ना, आपका एक ही मुद्दा आप बताइए जिसमें आपने जो प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का आपने काम किया। ये तो जुमलेबाजों की पार्टी है। ये एक बार जुमला छोड़ देते हैं चुनाव के टाइम पे और पूरे 5 साल इस पे राजनीति करते रहते हैं। अभी नंदप्रयाग के उसमें देखिए, हमारी महिलाएं बहनें वहाँ पे रोड चोरीकरण की मांग को लेकर बैठे रहे, लेकिन उनके साथ लाठीचार्ज कर दिया गया। क्या जो ये सहानुभूति का कार्ड खेला गया है नवीन जी, जो ये सहानुभूति का कार्ड खेला गया है, वो काम आएगा बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो पूरे प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है, ये सिर्फ जुमला छोड़ते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। विकास नाम की इनके पास कोई भी ना रोड, कोई नीति है ना रोड मैप है इनके पास। ये सिर्फ कह सकते हैं, इनसे भाषण दिलवा दीजिए, आपसे जुमले छुड़वा दीजिए, लेकिन विकास की बात मत करिए। तो कह रहे हैं आप लालटेन के जमाने में जी आपने एलईडी लगवा दी। एलईडी लगा दी, लेकिन एलईडी कौन सी चल रही है? आप शहर के अंदर आइए तो सही, मेरे सामने भ्रमण तो करिए विनय जी। आप बताइए कौन से क्षेत्र में एलईडी लग रही है? एलईडी लगाने से विकास नहीं होता। लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं है, खाली एलईडी जलने से नहीं होगा। उनको रोजगार चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको प्लेसमेंट चाहिए। आप विनय जी, ये इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी के घर में बिजली चले जाने से, किसी के घर में रोशनी कर देने से उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं आ जाएगी। उसकी जिंदगी में रोशनी तभी आएगी जब उसके पेट में खाना होगा। देखिए, कांग्रेस के सोचने का इनकी सोच नहीं मुबारक। नहीं, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये तो एक मिनट विनय जी, एक मिनट, आप ये छोड़ दीजिए कि कांग्रेस ने क्या कहा, आप ये छोड़ दीजिए कि आप एक बीजेपी के प्रवक्ता है। आप ये बताइए कि अगर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं रहेगा क्या? पूजा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं एक सेंटर से 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुंचते हैं। इन्होंने भाषण देकर छोड़ दिया, लेकिन रास्ता हमारे अन्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाला। अब जिसके अकाउंट में पैसा जाता है 100 रुपए के 100 रुपए पूरे उसके अकाउंट में पहुंचते हैं। सारी दलाली बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, गैस के सिलेंडर दिए, दवाई दी, किया, वो इनसे समझ में नहीं आता। आज एक भी गाँव ऐसा नहीं है जहाँ बिजली नहीं हो। सब जगह, हर गांव में बिजली है। हर जो गरीबों को रहने के लिए घर बना कर दिए जा रहे हैं, इनके घर में कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इनके घर में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, इनके घर में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। आयुष्मान योजना के माध्यम से उनको स्वास्थ्य दिया जा रहा है। अगर इनको यही काम दिखाई देता है कि तुम 30 करोड़ चलो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। अगर इनको यही काम दिखाई देता है तो ये काम इन्हीं को मुबारक। आप बताइए ना, आपने कौन से विकास किए? सिर्फ उद्योग धंधे देखने का आपने काम किया? बड़े बड़े आप बताइए, कौन से आपने उद्योग लगाए? कौन से आपने कॉलेज खोले? कौन से आपने अस्पताल खोले? तीन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तो कह रहे हैं, शोध संस्थान खोले जाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। नवीन जी, एक मिनट नवीन जी, आपके पास लौट रही हूँ मैं। नवीन जी लौट रही हूँ आपके पास। नवीन जी, छोटा सा कमेंट। आज 13 के 13 जिलों में ICU है, तो ये आपको अगर नहीं दिखाई देता, नहीं देखना चाहते हैं, अपना चश्मा आप पहने रखिए, काश मत देखिए, लालटेन के गाने चलते रहिए। जिसका लालटेन उसकी भी लालटेन बुझ चुकी है और आप उस लालटेन। लेकिन विनय जी, जब आप कहते हैं कि ICU की व्यवस्था कर दी गई है, तमाम अस्पतालों की स्थिति बेहतर है, तो फिर मुख्यमंत्री को इलाज करने के लिए क्यों बार बार दिल्ली आना पड़ता है?
आप बताइए, जब आपने बड़ी सारी देखिए, व्यवस्था कर रखी है, सब चिकित्सा के क्षेत्र जो में आप दिल्ली बहुत आते हैं, दिल्ली भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो हायर सेंटर के लिए नवीन जी आ रहे हैं आपके पास। नवीन जी हरीश रावत जी भी बस गए एक हैं, मिनट जी। सभी लोग जानते हैं हरीश रावत दिल्ली जी कोई इसलिए गए हिंदुस्तान हैं, से बाहर प्रदेश नहीं के है, अंदर उपचार नहीं कई मिल पाए चीजें हैं। हायर आप सेंटर के बात लिए नहीं और मैं वहाँ तो सभी कह लोग रहा जा हूँ, सकते हैं, उसमें इंदिरा कोई आवास आपत्ति भी नहीं होनी गई चाहिए, हैं, नाइट के ऊपर हरीश रावत जी विशेष रूप से गए, चर्चा होनी चाहिए। जी इसलिए गए हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाया प्रदेश के अंदर। बताइए, अगर जब एक इलाज मुख्यमंत्री यहाँ को प्रदेश के अपने अंदर ही मिल रहा- राज्य में, विनय जी, जब एक मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य में इलाज नहीं मिलेगा तो फिर आम जनता को इलाज मिलेगा कैसे? एक्सेप्ट किया जाए। सबको इलाज मिल रहा है और तो मुख्यमंत्री भी दिल्ली चलिए ठीक है, आप ये बता दीजिए, अगर सबको इलाज मिल रहा है, ठीक है विनय जी ठीक है, सबको इलाज मिल रहा है, मान लिया आपकी बात मैंने, फिर मुख्यमंत्री को इलाज नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, सबको इलाज मिल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं मिला फिर? लेकिन अगर एक राज्य के मुखिया को क्यों नहीं मिला? आप जवाब दीजिए, छोटा सा है कोई हॉस्पिटल, तो वहाँ जाने में कोई, मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है दिल्ली भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। भरोसा नहीं था क्या? जी, चलिए ठीक है, शायद अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं था या फिर जो तमाम वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है उन पर भरोसा नहीं था, ये तो सीएम को ही पता होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।